नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे सेशन में जिसमें हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट पर जो अभी तक एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और इन्हें हमने किरण पब्लिकेशन से लिया है। हम किरण पब्लिकेशन का 2023 एडिशन फॉलो कर रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है 16,500 प्लस और इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश में ही है। अगर आपके पास दूसरे एडिशन है तो सीक्वेंस को मैच कर लें, अपने दोस्त वगैरह से हेल्प ले लें, उनके पास जिनके पास ये एडिशन है उनसे लेकर फोटो स्टेट वगैरह करा लें। बाकी हमने टेलीग्राम चैनल को अपने चैनल से यूट्यूब चैनल से लिंक कर दिया है और आपको टेलीग्राम पर जाकर ये सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। जो भी हम यहाँ पर जो भी डिस्कस करेंगे उसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि लिंक कर दिया गया है हमारे यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब चैनल के पेज पर ही उसका लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, शुरू कर लेते हैं यहाँ से। ये आपके सामने एक क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार मैं वही बात दोहराता हूँ कि आपकी अगर रीडिंग स्किल्स नहीं है, अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स नहीं है तो आप क्लोज टेस्ट को 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट नहीं कर सकते। आप ये समझिए कि यहाँ पर ये ब्लैंक दिए होते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये सारे ब्लैंक आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग से हो जाए या वोकैबलरी से हो जाए। जरूरी है कि आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग और आपकी वोकैबलरी का इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे कर पाते हैं, आप उस ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट को, उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को समझ पाते हैं या नहीं। क्लोज टेस्ट इसीलिए दिए जाते हैं, क्लोज टेस्ट दिए जाते हैं आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग और आपकी वोकैबलरी की अंडरस्टैंडिंग का इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए कि किसी ऑब्जेक्टिव कंटेक्स्ट में किसी ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करते हुए आप किसी वर्ड को, किसी स्ट्रक्चर को किस तरह से यूज करते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये हमारे सामने लिखा हुआ है क्लोज टेस्ट, ब्लैंक इसमें छोड़े गए हैं, अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें भरना है। यहाँ पर वो अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करेंगे हम अपनी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग पर, वोकैबलरी के बेसिस पर, और हम क्या समझते हैं, क्या हमने समझा है पढ़कर, हमारा जो बेसिक सेंस है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। इवन ड्यूरिंग दैट कोल्ड विंटर आफ्टरनून द पोस्टमैन वाज स्लोली पुशिंग हिज बाइसाइकिल अप द हिल दैट लेड आउट टू द विलेज। ही वाज वर्किंग वेरी, अब देखिए 121 में आपको भरना है। आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, ही वॉज वॉकिंग वेरी, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है ब्रिस्कली, स्लोली, फास्ट, लीजियरली, बिकॉज देयर वॉज ए लॉट ऑफ आइस ऑन द ग्राउंड। चूंकि यहाँ पर रीजन दिया हुआ है, बिकॉज कंजंक्शन लगाया जाता है रीजन को बताने के लिए, तो रीजन दिया गया है देयर वॉज ए लॉट ऑफ आइस ऑन द ग्राउंड। तो किस तरह से वॉक कर रहा होगा वो? देखिए जो वॉकिंग है ये हमारी मेन वर्ब है, वॉज हो गई हेल्पिंग वर्ब, वेरी एडवर्ब लगा है। तो यहाँ पर भी ये जो वर्ड आना चाहिए 121 में, एक एडवर्ब भी आना चाहिए, क्योंकि वेरी जो है वो एक ऐसा एडवर्ब है, किसी एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर सकता है। कोई नाउन प्रोनाउन होगा तो उसको तो मॉडिफाई कर नहीं सकता, चूंकि वेरी लगा है तो हमें एक एडवर्ब ही चाहिए। और एडवर्ब जो भी यहाँ पर रहेगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर रहेगा, इस वर्ब के मैनर को बताने के लिए कि किस मैनर में ये हुई। तो फास्ट तो वो वॉक कर नहीं सकता, क्योंकि आगे रीजन क्या दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है देयर वाज ए लॉट ऑफ आइस ऑन द ग्राउंड। अगर ग्राउंड पर बहुत सारी आइस है, आइस कवर्ड है, तो फास्ट तो वॉक नहीं कर सकता, ब्रिस्कली भी नहीं कर सकता। ब्रिस्कली भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रिस्क का मतलब होता है, ब्रिस्क एडजेक्टिव होता है और ब्रिस्क का मतलब होता है एक्टिव और एनर्जेटिक। ठीक है, इसी से एल वाई लगा के हमने एडवर्ब बना लिया ब्रिस्कली। ब्रिस्कली का मतलब हो गया इन एन एक्टिव और एनर्जेटिक मैनर, या एक्टिवली। तो एक्टिवली और एनर्जेटिकली भी वॉक नहीं कर सकता है, क्योंकि आइस कवर है ग्राउंड पर। और ऊपर ही देख लो, द पोस्टमैन वाज स्लोली पुशिंग हिज बाइसाइकिल अप द हिल दैट लेड आउट टू द विलेज। तो ये भी गलत हो गया। लीजियरली के मतलब को जान लेते हैं। लीजियरली का क्या मतलब होता है? LEISURE, ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है द टाइम व्हेन वन इज नॉट वर्किंग। जब कोई काम नहीं कर रहा होता ना, खाली बैठा होता है, उस टाइम को लीजियर बोलते हैं। या मैं लिख देता हूं, फ्री और अनऑक्यूपाइड टाइम।
अब यही लीजियर जो वर्ड है ये एडजेक्टिव के फंक्शन में भी आ जाता है, मीनिंग यही रहेगा, लेकिन लीजियर नाउन भी हो जाता है, एडजेक्टिव भी हो जाता है। जब ये एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है फ्री, फ्री और अनऑक्युपाइड या हैविंग लीजियर। स्पेलिंग देख लेना भैया। अब देखिए ये जो लीजियर एडजेक्टिव हो रहा है, इस एडजेक्टिव में ही एल वाई लगाकर हम बना देते हैं लीजियरली, LEISURELY, लीजियरली हो जाएगा हमारा एडवर्ब। इसका क्या मतलब होता है, ये भी एडवर्ब मैनर होगा। इसका मतलब होता है इन एन अनहरीड वे, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से, ठीक है। अनहरीड और रिलैक्स्ड वे, अगर आप किसी चीज को रिलैक्स्ड वे में कर रहे हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से मजे लेके कर रहे हो, तो आप उसको कह सकते हो लीजियरली। तो क्या यहाँ पर जो पोस्टमैन था वो जो वॉक कर रहा था वो लीजियरली वॉक कर रहा था? देखिए लीजियरली वॉक तब कर सकता है जब उसका कोई काम ना हो, बस ऐसे ही एंजॉय करने के लिए वॉक कर रहा हो गार्डन वगैरह में, रिलैक्स्ड वे में वॉक कर रहा हो, ये तो वो उसकी ड्यूटी है, तो वो काम पे जा रहा है, तो रिलैक्स तो वो नहीं होगा, ठीक है, रिलैक्स तो वो नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि जल्दबाजी में ना हो, लेकिन रिलैक्स तो वो नहीं होगा। तो इसीलिए भी ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है, इसीलिए भी इसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा, है ना, कि रिलैक्स उसके होने के चांस नहीं है। यहाँ पर हो सकता है स्लोली, यहाँ पर सही वर्ड हो जाना था, सही एडवर्ब मैनर लगना था स्लोली, ठीक है। तेज वो चल ही नहीं पाएगा क्योंकि ग्राउंड पर आइस बहुत है। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं, इनको हटाते हैं। ही वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली बिकॉज देयर वॉज ए लॉट ऑफ आइस ऑन द ग्राउंड। ये हो गया 121। 120 ये 122 पर आता है। ही हैड ओनली वन लेटर टू पोस्ट, हैंड ओवर, डिलीवर या गिव। देखिए पोस्ट एक तो नाउन ही हो जाएगा, और जब नाउन होगा तो इसका मतलब हो जाएगा वो लेटर्स। उन लेटर्स को जो हम डाल के आते हैं पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ही कहा जाता है। दूसरा पोस्ट जब वर्ब हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा टू सेंड लेटर्स और पार्सल बाई पोस्ट सर्विस। जब हम जाते हैं पोस्ट ऑफिस तो हम पोस्ट करते हैं लेटर्स को, ठीक है, जो भी स्टैंप वगैरह होता है, जो भी टैक्स वगैरह होता है वो दे के हम जमा कर देते हैं उसको, वो होता है पोस्ट करना। टू सेंड लेटर्स और पार्सल बाय पोस्ट सर्विस। पोस्टमैन लेटर को पोस्ट नहीं करता, हम लेटर को पोस्ट करते हैं। पोस्टमैन लेटर को डिलीवर करता है, ठीक है। डिलीवर का मतलब हो गया टू टेक लेटर्स, गुड्स, गुड्स भी आ सकते हैं, और पार्सल्स टू अ पर्सन प्लेस, किसी पर्सन के प्लेस पर उसको ले जाना, ठीक है। ये करता है, डिलीवरी की जाती है, डिलीवर किया जाता है। गिव भी सही नहीं है, यहाँ पर गिव अप्रोप्रिएट नहीं है। हैंड ओवर का मतलब भी होता है गिव समवन टू समथिंग। हैंड ओवर का मीनिंग अगर हम जानने की कोशिश करें, पहली बात तो ध्यान से देने वाली बात यह है कि ये जो हैंड ओवर लगा है ना, ये जो हैंड ओवर लगा है ये नाउन है, तो ये तो वैसे ही नहीं हो रहा था। लेकिन हैंड ओवर वर्ब भी हो सकती है। देखिए मैं बता देता हूं, हैंड ओवर नाउन है, हैंड ओवर फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है। और ये भी यूज कैसे होती है, हैंड समथिंग ओवर टू समवन, इस तरह से आपको लिखी हुई मिलेगी। या कोई थिंग लिखी हुई मिलेगी जिसको हैंड ओवर किया गया, या जिस पर्सन को हैंड ओवर किया गया वो पर्सन लिखा मिलेगा। टू प्रीपोजिशन लगा के, टू प्रीपोजिशन लगा देते हैं हम रिसिपिएंट के लिए। तो हैंड ओवर का मतलब हो जाएगा टू गिव समवन, टू गिव समथिंग टू समवन, टू गिव समथिंग टू समवन, या टू गिव कंट्रोल और responsibility of something to someone।
ठीक है, आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपका कोई किसी चीज पर कंट्रोल था, किसी एक्टिविटी पर, वो आपने हैंड ओवर कर दी दूसरे पर्सन को, किसी दूसरे ऑफिशियल पर्सन को, तो इस मीनिंग में हैंड ओवर आ जाता है। ये भी यहाँ नहीं होना है, ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई करने के लिए। वैसे भी ये तो नाउन था, ये तो अगर वर्ब भी लिखी होती तो भी नहीं आ पाती, अगर हैंड ओवर वर्ब भी लिखी होती किसी ऑप्शन में तो भी नहीं आ पाती, वो उस ऑब्जेक्टिव मीनिंग को नहीं कन्वे करेगी जिसको डिलीवर अप्रोप्रिएटली कन्वे कर देगा। ही हैड ओनली वन लेटर टू डिलीवर, यहाँ हो जाना था 122 में थर्ड ऑप्शन डिलीवर। ठीक है, आगे चल लेते हैं। दिस वाज फॉर एन लेडी हु लिव्ड एट द, अच्छा ऊपर लगा हुआ है लेडी, यहाँ पर देखिए नाउन लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है आर्टिकल, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो आएगा एडजेक्टिव आएगा। चारों वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव लिखे हुए हैं। देखिए एंशिएंट का मतलब होता है ऑफ और फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम। आप पढ़ते हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप कौन सी हिस्ट्री पढ़ते हैं? 10-20 साल, 150 साल पुरानी या उससे भी ज़्यादा पुरानी? उससे भी ज़्यादा पुरानी। एंशिएंट सिविलाइजेशन बोला जाता है। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन किसको बोला जाता है? जो आज से 2-4 हजार साल पहले रही हो। तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो लेडी थी वो 2-4 हजार साल से जिंदा होगी, उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये वर्ड तो हटा दो, एप्रोप्रिएट नहीं है। देखिए पूरे के पूरे पैराग्राफ में कहीं भी कोई भी ऐसा मीनिंग कन्वे नहीं किया जा रहा, कहीं कोई ऐसी थीम, कोई कंटेक्स्ट नहीं है कि हम लेडी को इम्पोर्टेंट बताएं। और अभी पता नहीं चल रहा तो आगे के 2-4 सेंटेंस पढ़ लिया करो। दिस वाज फॉर एन लेडी हु लिव्ड एट द ऑफ द हिल, एवरीवन हर ग्रैंडमदर, सी हैड लिव्ड अलोन सिंस हर डॉटर हैड एमिग्रेटेड Australia many years. She used to invite the postman for a cup of tea. He read her letters. तो कहीं पर भी कोई भी ऐसा मीनिंग नहीं है कि लेडी को इम्पोर्टेंट बताया जाए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो रहा है वर्ड। इलिटरेट, देखिए कहीं पर भी लिटरेसी की, इलिटरेसी की, एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया जा रहा कि वो पढ़ी लिखी थी नहीं थी, कहीं एजुकेशन का कहीं जिक्र नहीं है। तो ये वाला जो इलिटरेट वर्ड है ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो रहा है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन यहां पर दी है, ही रीड हर लेटर। ही किसके लिए यूज किया गया होगा? ही यूज किया गया होगा पोस्टमैन के लिए, यानी कि उसके जो लेटर थे, जो भी वो लेडी है उसके लेटर वो खुद नहीं पढ़ती थी, पोस्टमैन पढ़ता था। तो एक रीजन ये हो सकता है कि वो पढ़ना लिखना ना जानती हो। लेकिन रीजन तो और भी हो सकता है वो उसकी आंखें कमजोर हो सकता है बुढ़िया कामचोर हो सकता है उसको दूसरों से काम कराने में ज्यादा मजा आता हो। तो ये कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि इसकी वजह से हम उसको यहाँ पर लेडी को इलिटरेट कहें। हाँ, अगर पैराग्राफ में कहीं कोई ऐसा इंफॉर्मेशन दिया होता एजुकेशन पर, लिटरेसी पर, इलिटरेसी पर, या उसकी पढ़ने की एबिलिटी पर, तब हम कह सकते थे कि हाँ ये इलिटरेट कंटेक्स्ट के हिसाब से हो सकता है। लेकिन अभी वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा। ये जो रीजन दे रखा है उसके वो लेटर किसी और से पढ़वाती थी, तो इसके और भी कई रीजन हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं करता ये लिटरेसी को। तो ये ऑप्शन भी मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट ही मानता हूँ। ओल्ड यहाँ पर हो जाना था। और देखिए यहाँ पर अगर मैं ओल्ड लगाता हूँ तो इस ओल्ड लेडी वाली इस इंफॉर्मेशन को, लेडी को मैंने ओल्ड लगाकर, लेडी नाउन को मैंने ओल्ड एडजेक्टिव लगाकर मॉडिफाई किया। इस इंफॉर्मेशन को आगे कंफर्म भी किया गया है अगली लाइन में, एवरीवन हर ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर तो उसी को कहा जाता है जिसको ओल्ड लेडी। तो ये ग्रैंड मदर जो ये जो इंफॉर्मेशन है, एवरीवन हर ग्रैंड मदर, यहाँ पे कुछ आ रहा होगा, कुछ कोल्ड नेम, कोल्ड वगैरह कुछ वर्ब आ रही होगी, वो अभी देखेंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है उस लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। उस लॉजिकल सीक्वेंस को, जो मीनिंग का लॉजिकल सीक्वेंस होता है जब हम किसी स्टोरी को लिखते हैं, उस सीक्वेंस को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए ओल्ड। ये हो गया 123 का थर्ड। इलिटरेट का मतलब नॉट एबल टू रीड एंड राइट, नॉट एबल टू रीड एंड राइट, है ना। यहां पर लिख देता हूं, इलिटरेट मतलब नॉट एबल टू रीड एंड राइट। बेसिक सा वर्ड है तो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चल लेते हैं 124 पर। ठीक है, दिस वाज फॉर एन ओल्ड लेडी हु लिव्ड एट द ऑफ द हिल।
अब देखिए ये आपकी जैसे हिल है, तो यहाँ पे छोटी 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 हिल भी होती है, इसी टाइप से होती है। अब कहने की बात यह है कि सी हु लिव्ड एट द फुट ऑफ द हिल। देखिए फुट कहा जाता है ये नीचे नीचे वाला जो एरिया होता है, नीचे वाला जो रीजन होता है, इसको कहा जाता है फुट ऑफ द हिल। और जो ऊपर वाला जो रीजन होता है, ये जो एरिया होता है, इसको कहा जाता है टॉप ऑफ द हिल। ठीक है, तो फुट पे रहती थी या टॉप पे रहती थी? शुरू में ही बताया गया है कि वो बाईसाइकिल लेके अप द हिल जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो टॉप पे रहती होगी, फुट तो हटा दो। एंड हिल का नहीं होता है, एंड होता है किसी रूट का, कोई रास्ता है, कोई वे है, एंड ऑफ द वे, एंड ऑफ द रूट। ठीक है, एंड जो होता है वो किसी रूट का होता है, कोई रास्ता होता है, वो रास्ता जाके आगे खत्म हो गया तो इसको कह सकते हैं एंड। माउथ भी हिल का नहीं होता, माउथ होता है रिवर का। ठीक है, रिवर का माउथ होता है। ओके, रिवर के कंटेक्स्ट में हम माउथ को यूज करते हैं और एंड को यूज करते हैं हम रास्ते के रूट के कंटेक्स्ट में। टॉप हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। 124 का हो गया दूसरा। मेरे ख्याल से कोई रिवर फ्लो करती है, मेरे ख्याल से कोई रिवर फ्लो करती है, कहीं मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा था पहले, ध्यान नहीं है। कोई रिवर फ्लो करती है तो जो उसका एंड पॉइंट होता है उसको माउथ कहा जाता है, और जहां से वो स्टार्ट हुई है, जो उसका ओरिजिन है, उसको क्या टेल कहा जाएगा? ऐसा कुछ है, या इसको माउथ कहा जाना चाहिए? नहीं, माउथ इसी को कहा जाना चाहिए ना, ऐसा कुछ होता होगा, जरा क्रॉस चेक कर लेना, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, माउथ को रिवर के कंटेक्स्ट में ही यूज किया जाता है, इतना पता है मुझे। 124 हो गया, 125 पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है? एवरीवन कॉल्ड हर ग्रैंड मदर या एवरीवन नेम्ड हर ग्रैंड मदर? देखिए नेम वेम तो होता नहीं है ग्रैंड मदर किसी का, ये ऑप्शन तो हटा दो। ब्रांडेड भी नहीं। डेजिग्नेटेड का मतलब कुछ और होता है। डेजिग्नेट का मतलब मैं आपको बता देता हूं, अच्छी वर्ब है, कहीं पर भी आ सकती है। डेजिग्नेट, डेजिग्नेट का मतलब होता है टू ऑफिशियली अपॉइंट someone to a specified job, स्पेसिफाइड जॉब। और आसान शब्दों में लिखने की कोशिश करूं तो लिख सकता हूं टू ऑफिशियली चूज अ पर्सन टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, एक मीनिंग तो यही हो गया इसका, दोनों एक ही मीनिंग है, अलग अलग भाषा में लिखवा दिए मैंने। एक मीनिंग और ये हो सकता है इसका, टू ऑफिशियली से दैट अ पर्सन हैज अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफिशियली ये कह देना कि इस पर्सन में ये कैरेक्टर है, ये प्रॉपर्टी है, तो उसको भी डेजिग्नेट बोलता है। और डेजिग्नेट हो गई वर्ब, और वर्ब से बन जाता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन उस जॉब को, जिस जॉब पर उस पर्सन को अपॉइंट किया गया, उस जॉब को, उस पोस्ट को डेजिग्नेशन कह दिया जाता है। ठीक है, ये डेजिग्नेशन हो जाता है नाउन। तो ऐसा भी नहीं है कि गांव वालों ने उसको डेजिग्नेट कर रखा था, ये भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। यहाँ पर सही वर्ड हो जाना चाहिए था कॉल्ड। 125 का पहला हो गया। आगे चलते हैं। ब्रांडेड का मतलब होता है ट्रीट समवन या मेक समथिंग एज ए ब्रांड। ब्रांड मतलब जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो, हर कोई उसके बारे में जानता हो, एक अलग ही उसकी जो है मार्केट में या सोसाइटी में इमेज हो। तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए था? एवरीवन कॉल्ड हर ग्रैंड मदर। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सी हैड लिव्ड अलोन इवन सिंस हर डॉटर हैड एमिग्रेटेड। देखिए इवन जो है ना, ये एडवर्ब तो बन जाएगा, लेकिन ये इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि लगाया जाता, प्रॉब्लम नहीं, इसकी प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो गई है, उसी वजह से ये नहीं लगाया जा सकता है। इवन लगाया जाता है किसी भी फ्रेज में सरप्राइजिंग
कंटेंट को या सरप्राइजिंग नेचर को एम्फेसाइज करने के लिए, है ना। वी यूज इवन टू एम्फेसाइज द सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट, है ना। सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट जो होता है, एस्पेक्ट मतलब फीचर, सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड फीचर जो होता है किसी भी इंफॉर्मेशन में, उसको एम्फेसाइज करने के लिए इवन को लगाया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर ये जो सिंस है, और सिंस तो देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कंजंक्शन के तौर पर लगा हुआ है, और उसके बाद ये पूरी की पूरी क्लोज लगी हुई है जो कि एक एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज हो जाएगी। ठीक है, सिंस यहाँ पर, सिंस के फंक्शन बहुत हैं। सिंस जब कंजंक्शन होता है तो बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को भी रिफर कर देता है। अगर आप मेरे लेक्चर लगातार देख रहे हैं तो मैं ये कई बार बता चुका हूं कि सिंस कंजंक्शन के रूप में बिकॉज के सिमिलर फंक्शन को भी रिफर कर देता है। बिकॉज क्यों यूज करते हैं, रीजन बताने के लिए। लेकिन सिंस जो है टाइम रिलीवेंट फंक्शन में भी हो जाता है कंजंक्शन होते हुए, और प्रीपोजिशन जब होता है तब तो वो टाइम रिलीवेंट फंक्शन में होता ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हम सिंस 8 PM लगा देते हैं, सिंस यस्टरडे लगा देते हैं। ठीक है, तो सिंस कंजंक्शन हो जाता है और टाइम रिलीवेंट फंक्शन में भी आ जाता है। तो यहाँ पर कंजंक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज लिखी है आगे, चूंकि टाइम रिलीवेंट फंक्शन में, तो सिंस के द्वारा जिस क्लोज को जोड़ा गया है वो एक टाइम क्लोज ही है, टाइम को रिफर कर रही है। और ये अगर टाइम को रिफर कर रही है तो एडवर्ब टाइम क्लोज है। तो एडवर्ब टाइम क्लोज को मॉडिफाई करने के लिए हमें लगाना तो यहाँ पर एडवर्ब ही है, लेकिन ये इवन वो एडवर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम कोई सरप्राइजिंग या अनएक्सपेक्टेड कंटेंट यहाँ पर रिफर कर रहे हैं। एवर लिखा हुआ देखा होगा आपने सिंस के साथ, अबाउट लगाया जाता है, एवर सही हो जाएगा यहाँ पर, क्यों होगा सही मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। अबाउट लगाया जाता है अप्रोक्सीमेशन के लिए, अगर अबाउट भी एडवर्ब हो जाता है, एवर भी एडवर्ब है, ऑल भी एडवर्ब हो जाता है। ऑल देखिए प्रोनाउन भी हो जाता है, डिटर्मिनर भी हो जाता है, लेकिन एडवर्ब भी हो जाता है। तो चाहिए तो हमें यहाँ एडवर्ब ही, तो एडवर्ब वाले फंक्शन पे बात करते हैं पहले। तो अबाउट जब एडवर्ब होता है तो वो लगाया जाता है अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पर किसी अप्रोक्सीमेशन को दर्शाना चाह रहे हैं। ऑल जब एडवर्ब होता है तो उसका मतलब होता है कंप्लीटली या एक्सट्रीमली। तो ऐसा भी नहीं है किसी की कंप्लीटनेस, किसी प्रोसेस की कंप्लीटनेस की एक्सट्रीमनेस को दिखाना चाह रहे हैं। तो ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो रहे हैं सारे के सारे। एवर की अगर बात करें ना, तो आपने देखा होगा एक फ्रेज आती है आपके सामने लिखी हुई, अभी कल मैंने एक लेक्चर दिया था उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आया था, उसमें ऑप्शन था ये वाला लिखा हुआ, एवर सिंस लिखा हुआ था। तो मैंने बच्चों को बताया था लेक्चर में कल वाले कि एवर सिंस जैसा वर्ड कुछ नहीं होता। हाँ, एक फ्रेज होती है और वो होती है एवर सिंस। अब सिंस आपको पता है क्यों लगाया जा रहा है, सिंस प्रीपोजिशन हो या कंजंक्शन हो, टाइम रिलीवेंट फंक्शन में हो जाता है, टाइम रिलीवेंट फंक्शन में आ जाएगा, मतलब टाइम को बताने के लिए आ जाएगा। जब वो प्रीपोजिशन होगा, जब सिंस यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लगा होगा, यानी कि कोई नाउन फ्रेज होगी, और वो नाउन फ्रेज भी क्या होगी, कोई टाइम ही होगा, क्योंकि टाइम रिलीवेंट फंक्शन में सिंस है। टाइम भी कैसे लिखा होगा, 8 PM लिख दिया, 10 AM लिख दिया, ठीक है, 1989 लिख दिया, सिंस 1989। सिंस जब कंजंक्शन हो सकता है और टाइम रिलीवेंट फंक्शन में होगा तो यहां पर क्या लिखी होगी, कोई क्लोज लिखी होगी, और वो क्लोज, उस क्लोज का जो टेंस होगा, उस क्लोज के टेंस के द्वारा हम एक टाइम को रिफर कर रहे होंगे। ठीक है, और टेंस का पास्ट का ही कोई टेंस होगा, क्योंकि सिंस जो है पास्ट के पॉइंट को रिफर करने के लिए यूज किया जाता है। सिंस का मीनिंग अगर डिक्शनरी पर डाल के देखोगे तो मीनिंग निकल के आता है फ्रॉम द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ पास्ट अंटिल नाउ और अंटिल लेटर।
तो सिंस के साथ जो पॉइंट लिखा जाता है, चाहे 8 PM लिखा हो, 10 AM लिखा हो या 1989 लिखा हो, ये सब पास्ट के स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं। तो सिंस के साथ जो क्लोज लिखी जाएगी, उस क्लोज का जो टेंस रहेगा वो भी ऐसा रहेगा जो पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करे। और ये जो पूरी की पूरी जो फ्रेज बनेगी या क्लोज बनेगी, वह फ्रेज बनेगी तब जब ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, क्लोज बनेगी तब जब कोई क्लोज यहां पर लिखी होगी सिंस के साथ। ये सारी की सारी क्या होगी, एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज होगी, एडवर्ब ऑफ टाइम क्लोज होगी, या एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज कह सकते हो। प्रीपोजिशन जब सिंस हो जाएगा और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट लिखा होगा तो उसको एडवर्ब टाइम फ्रेज कहना चाहिए। इस पूरे के पूरे एडवर्ब टाइम को मॉडिफाई करने के लिए इस एडवर्ब को लगाया जाता है। एवर क्या है, एडवर्ब है। भाई प्रीपोजिशन को तो मॉडिफाई कर नहीं सकता एवर, एडवर्ब है। अगर एवर एडवर्ब है तो एडवर्ब को काम प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करना नहीं है, कंजंक्शन को मॉडिफाई करना नहीं है। एवर को एडवर्ब के रूप में लगाया गया है तो इस पूरे के पूरे एडवर्ब ऑफ टाइम को ही रिफर करने के लिए लगाया गया है। अब एवर के मीनिंग को देख लेते हैं। एवर जो है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, तो एक मीनिंग तो इसका यही हो गया, एट एनी टाइम। लेकिन इसके अलावा इसका एक और मीनिंग निकल के आता है और वो आता है कंटिन्यूअसली। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है एवर का इस वाले मीनिंग का यूज है, यहां पर एवर सिंस के साथ इस दूसरे वाले मीनिंग का इस्तेमाल हो रहा है। तो एवर सिंस का मतलब हो जाएगा कंटिन्यूअसली सिंस दैट टाइम। अगर आप डिक्शनरी पर डाल के देखोगे, इसको हटा देता हूं मैं, जगह चाहिए मुझे यहाँ पर। एवर सिंस के मीनिंग को अगर आप डिक्शनरी पर डाल के देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कंटिन्यूअसली सिंस दैट टाइम। अब इस डेट टाइम की जगह चाहे आप कोई स्पेसिफिक टाइम लिख दो 1989, या चाहे कोई क्लोज लिख के उसके टेंस के द्वारा उस टाइम को बता दो। तो कंटिन्यूअसली के एक एस्पेक्ट को, कंटिन्यूअसली के एक फीचर को हमने जोड़ दिया है एवर को लगाकर। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इस बात पर, इस छोटे से माइनर से डिफरेंस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए अगर आप अपनी लर्निंग को वाकई में इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ये सिंस जो है, जो चाहे प्रीपोजिशन हो कंजंक्शन हो, जब उससे कोई टाइम लिखा जाता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की या परफेक्शन की स्टेट होती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो वैसी कंटिन्यूटी है, तो एवर को लगाकर हम क्यों अलग से कंटिन्यूअसली के मीनिंग को जोड़ रहे हैं? सोचने वाली बात है कि भाई सिंस अगर हमने लगाया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि वो एक्शन जो भी रहा होगा कंटिन्यूअस ही चला होगा इस टाइम ड्यूरेशन में। तो एवर को लगा के कंटिन्यूअसली जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बस अपनी उस वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो कंटिन्यूटी है उस ड्यूरेशन में, उस एक्शन की जो कंटिन्यूटी है, उसको और ज्यादा एम्फेसाइज करने की बात है, उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई करने की बात है। आप समझिए बात को कि उस इंफॉर्मेशन को और ज्यादा इंटेंसिफाई किया जा रहा है, इसलिए एवर को इंटेंसिफायर भी कहा जाता है। इस सिचुएशन में एवर को इंटेंसिफायर कहा जा सकता है कि इंटेंसिफाई किया जा रहा है उसके इस कंटिन्यूअस एस्पेक्ट को। एक्चुअली में ये जो ड्यूरेशन को रिफर किया जाता है, यहां पर लिखा पॉइंट ऑफ टाइम ही जाता है, लेकिन चूंकि पास्ट के पॉइंट से अंटिल नाउ की बात हो रही है तो पास्ट का पॉइंट यहां होगा और अंटिल नाउ यहां होगा, तो इस ड्यूरेशन की बात हो रही है। इस ड्यूरेशन में वो एक्शन चला है और अभी भी चल रहा है। तो इस ड्यूरेशन में अगर एकमात्र कोई चांस हो सकता था, एकमात्र अगर कोई संभावना हो सकती थी इंटरप्शन की, कि एक आध पॉइंट पर एक्शन ना हुआ हो, तो उस एकमात्र संभावना को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है एवर को लगाकर। इतनी सी बात है। अगर कोई एकमात्र संभावना हो सकती थी, भाई ये आपकी टाइमलाइन है, टाइमलाइन पे ये वो टाइम है जब आपने किसी एक्शन को रिपोर्ट किया, यही प्रेजेंट का टाइम है। तो सिंस अगर लगाते हैं आप, तो सिंस से किसी पास्ट के पॉइंट को रिफर करेंगे। ये लगा लो आप सिंस 1989 या सिंस 2006। अब ये एक्शन यहां स्टार्ट हुआ होगा, यहां चला होगा और यहां पर भी गोइंग ऑन है, इसलिए आपने लगा दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट लगा दिया आपने इस पार्शियल कंप्लीशन को दिखाने के लिए। तो इसने इतने टाइम में अगर कोई एकमात्र संभावना भी हो सकती थी इस एक्शन के इंटरप्शन की, कि ये एक आध पॉइंट पर एक्शन ना हुआ और रुक गया हो, तो उस एकमात्र संभावना को भी एलिमिनेट कर दिया जाता है एवर को लगाकर कंटिन्यूअसली के मीनिंग को जोड़कर।
इतनी सी बात है। तो यहाँ पर आपने अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं, तो यहाँ पर हो जाना था आपके सी हैड लिव्ड अलोन एवर सिंस। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, उस मीनिंग को, उस कंटेक्स्ट को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं। इसका हो जाएगा 126 का दूसरा ऑप्शन। एवर सिंस के साथ आप हमेशा, सिंस के साथ आप कुछ केसेस में एवर को लगा हुआ देखोगे। सी हैड लिव्ड अलोन एवर सिंस हर डॉटर हैड एमिग्रेटेड। आगे देख लेते हैं 127। सी हैड लिव्ड अलोन एवर सिंस हर डॉटर हैड एमिग्रेटेड फॉर ऑस्ट्रेलिया, अबाउट ऑस्ट्रेलिया इन टू ऑस्ट्रेलिया। देखिए एमिग्रेटेड का मतलब है एक मूवमेंट से, और वो मूवमेंट का आखिरी पॉइंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यानी कि उसकी डेस्टिनी। और डेस्टिनी यानी कि लास्ट पॉइंट के लिए हम क्या लगाते हैं, टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो टू प्रीपोजिशन आ जाना चाहिए था, फोर लगा देते अगर हमारा कोई पर्पस होता, कोई रीजन होता। अबाउट में नहीं आएगा, इन में नहीं लगाते, इन लगाते हैं किसी कन्फाइनमेंट, किसी क्लोज स्पेस को जब रिफर कर रहे हो। तो हम यहाँ पर डेस्टिनेशन यानी कि लास्ट पॉइंट को रिफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाना है टू प्रीपोजिशन। ये हो गया 127। आगे चल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, हर डॉटर हैड एमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया मैनी ईयर्स सिंस आफ्टर बिफोर अवे। देखिए सिंस के बारे में मैंने भी आपको बताया कि या तो ये कंजंक्शन होगा या प्रीपोजिशन होगा। अब अगर आप यहाँ पर सिंस को लगाते हैं तो ना तो आप इसको प्रीपोजिशन कंसीडर कर सकते हैं ना कंजंक्शन, क्योंकि अगर प्रीपोजिशन कंसीडर करोगे तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए, कोई टाइम फ्रेज, वो यहाँ पर कोई लिखी नहीं है, फुल स्टॉप आ गया, अगला सेंटेंस शुरू हो गया। कंजंक्शन लगाओगे तो इसके बाद कोई क्लोज लगी हुई होनी चाहिए, कोई क्लोज भी यहाँ नहीं लगी है, तो सिंस तो यहाँ होगा नहीं, ऐसे हटा दो। ग्रामर की सिंटेक्स आपकी काफी हेल्प करती है। आफ्टर जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, और एडवर्ब भी हो सकता है। तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन वाले फंक्शन में तो ये यहाँ पर रिलेवेंट है ही नहीं, आ ही नहीं सकता। हाँ, एडवर्ब बनकर आफ्टर को लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम आफ्टर लगाने की कोशिश करें तो मीनिंग एकदम इलॉजिकल हो जाएगा, कोई सेंस ही नहीं रहेगा। देखिए कहा क्या जा रहा है, ये जो सेंटेंस लिखा है, सी हैड लिव्ड अलोन एवर सिंस हर डॉटर हैड एमिग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया मैनी ईयर्स। मैनी ईयर्स, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर दूं और मैं आपको टाइम लाइन पर लेके चलूं, ये हमारी टाइम लाइन है और ये वो पॉइंट है जहां पर इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया गया, और बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम है। ठीक है, तो ये हैड एमिग्रेटेड, हैड प्लस, देखिए एमिग्रेटेड का मतलब होता है टू लीव वंस कंट्री एंड रीच अनदर, अपने देश को छोड़ के कहीं दूसरे देश में चले जाना, काम करने के लिए, किसी और वजह से घूमने फिरने के लिए, और वहीं जाकर रहना, थोड़े दिन टिकना वहां पर। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है मतलब पास्ट परफेक्ट लगी है, यानी कि ये कोई ऐसा एक्शन होगा जो पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में खत्म हो गया होगा। यानी कि ये वाला, ये वो पॉइंट है जहां पर हैड एमिग्रेटेड वाला जो एक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अब इस कंप्लीशन को हमने एक पॉइंट की तरह लिया है और इस पॉइंट को हमने दिखाया है सिंस से, सिंस कंजंक्शन से। यानी कि सिंस कंजंक्शन के द्वारा जिस क्लोज को हमने जोड़ा है उस क्लोज में जो हमारा वर्ब का टेंस है वो पास्ट परफेक्ट है, यानी कि पास्ट में कंप्लीशन, यानी कि पास्ट में जिस पॉइंट पर कंप्लीट हुआ है उस पॉइंट को रिफर किया है सिंस ने। इतनी सी बात समझ लो। पास्ट इंडेफिनिट के द्वारा भी पास्ट के पॉइंट को रिफर किया जा सकता है, पास्ट परफेक्ट के द्वारा भी किसी पास्ट के पॉइंट को रिफर किया जा सकता है। भाई पास्ट इंडेफिनिट के द्वारा अगर हम किसी पास्ट के पॉइंट को रिफर करते तो हम ये कहते हैं यहां पर ये एक्शन हुआ, पास्ट परफेक्ट के ये एक्शन यहां पर स्टार्ट हुआ। पास्ट इंडेफिनिट के द्वारा अगर हम किसी पास्ट के पॉइंट को रिफर करते तो हम ये कहते हैं यहाँ इस पॉइंट पर ये एक्शन स्टार्ट हुआ तो इस पॉइंट को रिफर किया जा रहा है। पास्ट परफेक्ट के द्वारा अगर हम पास्ट के किसी पॉइंट को रिफर कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर हैड एमिग्रेटेड वाला एक्शन कंप्लीट हुआ होगा, इस पॉइंट को रिफर कर रहे हैं हम सिंस कंजंक्शन के द्वारा। अब देखिए जैसे ही इस पॉइंट पर ये वाला एक्शन कंप्लीट हुआ, उसी पॉइंट से ये जो ग्रैंड मदर है शी, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ये अकेले हैं, ये भी पास्ट में दिया गया है। ठीक है,
तो ये इसका इसको इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया गया है, तो मतलब किसी और रिफर्ड टाइम को भी यहाँ पर दिया गया होगा। एक एक रिफर्ड टाइम और है यहाँ पर, एक एक रिफर्ड टाइम तो वो है जिसको सिंस ने रिफर किया है, सिंस ने जिसको मेंशन किया है। एक रिफर टाइम वो है जिस पॉइंट के रिफरेंस को लेकर हम इस वाली एक्टिविटी को परफेक्ट में बता रहे हैं। तो ये जो पास्ट का पॉइंट है, ये जो इस पास्ट का पॉइंट है, इससे अगर बात करें तो ये जो सब कुछ हुआ है ये बिफोर ही हुआ है, ये सब कुछ बिफोर ही हुआ है। इसके आफ्टर तो कुछ हुआ नहीं है, इसके आफ्टर तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो आफ्टर तो यहां पर सेंसिबल है ही नहीं, यहां पर लगाना चाहिए बिफोर। और बिफोर का मतलब होता है बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट। जब हम पास्ट के पॉइंट से बैक में जाते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं मैं, पास्ट के पॉइंट से जब हम बैक जाते हैं तो हम लगाते हैं बिफोर को एडवर्ब की तरह। तो यहां पर लिखा जाना चाहिए था मैनी ईयर्स बिफोर। अवे भी नहीं हो सकता, अवे का मतलब होता है एट और टू अ डिफरेंट प्लेस या टू डिस्टेंट प्लेस। ठीक है, स्पेस के रेस्पेक्ट में अवे को एडवर्ब भी है, लेकिन स्पेस के रेस्पेक्ट में यूज किया जाता है एट और टू अ डिस्टेंट प्लेस। अगर हम यहाँ पर है और यहां पर से हम अवे कहते हैं किसी चीज को, तो अवे का मतलब किसी दूसरी जगह पर, समवेयर एल्स, एट समवेयर एल्स, एट और टू अ डिस्टेंट प्लेस, दूर के कहीं स्थान पर। तो उस प्लेस को तो रिफर किया नहीं जा रहा, तो अवे भी यहां पर नहीं था, बिफोर यहां पर हो जाना था। ठीक है, ये हो गया आपका 128। आगे चल लेते हैं 129 में, देख लेते हैं क्या है। सी यूज टू इन्वाइट द पोस्टमैन फॉर ए कप ऑफ टी, ऑलवेज, रेयरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली। अच्छा, सारे के सारे जो लगे हुए हैं ना आपको, ये जो चारों वर्ड, चारों ऑप्शन लगे हुए हैं, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाए जाते हैं वर्ब के या एक्शन के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के लिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, मतलब कोई एक्शन जब बार बार होता है तो उसको फ्रीक्वेंट एक्शन कहा जाता है, और उसके इसी एस्पेक्ट को, इसी फीचर को दिखाने के लिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को लगाया जाता है। लेकिन एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वर्ब के फ्रीक्वेंट नेचर को, एक्शन के फ्रीक्वेंट नेचर को बताने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि कोई एक्शन कितना फ्रीक्वेंट हुआ है। जरा मेरी बात अब और समझने की कोशिश कीजिए। हम मान लेते हैं 30 दिन का हमारे पास सैंपल पीरियड है। कोई एक्शन 30 दिन मतलब 1 मंथ, ठीक है। कोई एक्शन अगर इस 30 दिन में 5 दिन हुआ है तो भी आप उसको फ्रीक्वेंट एक्शन कह सकते हैं। कोई अगर 10 दिन हुआ है तो भी आप उसको फ्रीक्वेंट एक्शन कह सकते हैं। कोई अगर 15 दिन हुआ है तो भी आप उसको फ्रीक्वेंट एक्शन कह सकते हैं। कोई अगर 25 दिन हुआ है तो भी, कोई अगर 30 के 30 दिन हुआ है तो भी आप उसको फ्रीक्वेंट एक्शन कह सकते हैं। कोई एक्शन 5 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, 25 दिन हो, 30 दिन हो, यानी कि एक्शन बार बार हुआ है, मतलब फ्रीक्वेंट नेचर का एक्शन है। तो आप इन सारी एक्शन को फ्रीक्वेंट एक्शन कह सकते हैं और इंडेफिनिट स्टेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई एक्शन कितना फ्रीक्वेंट हुआ है ये बताने के लिए उसके लिए एक स्पेसिफिक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होती है, और वो सारी की सारी स्पेसिफिक एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आपके सामने लिखी है। आप डिक्शनरी पर डाल कर देखोगे तो रेयरली का मतलब आ जाता है नॉट ऑफन, लेकिन ये इसका एक्यूरेट मीनिंग नहीं है, ये बस इसका नियर मीनिंग है, अप्रोक्सीमेट मीनिंग है। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, एट फ्रीक्वेंट इंटरवल या फ्रीक्वेंट टाइम या मैनी टाइम्स लिखा हुआ आ जाएगा। ओकेजनली का मतलब भी मैनी टाइम्स लिखा हुआ आ जाएगा, या ऑलमोस्ट ऑलवेज लिखा हुआ आ जाएगा, या ऑफन लिखा हुआ आ जाएगा। ये सारे के सारे इसके नियर मीनिंग है। ग्रामेरियन समझने के लिए, समझाने के लिए नियर मीनिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इनके अगर एक्यूरेट मीनिंग जानना है तो थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ता है। ये इमेज मैंने आपके लिए लगवाई है इंटरनेट से डाउनलोड करके, क्योंकि इतना सब कुछ लिखता तो बहुत टाइम मेरा चला जाता। क्या लिया था हमने? 30 दिन का सैंपल पीरियड लिया था, 30 डेज, ये सैंपल पीरियड हमने लिया था। अब इस 30 दिन में से
30 के 30 दिन अगर कोई एक्शन होता है तो मैं उस फ्रीक्वेंसी को रिफर करने के लिए जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाऊंगा ऑलवेज। अगर 30 का 90% निकालूं, यानी कि 27 डेज कोई एक्शन होता है, तो मुझे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी यूज करनी चाहिए यूजुअली। अगर कोई 24 डेज, 30 का 80% निकालूं, तो कोई एक्शन अगर 24 डेज हुआ है तो मुझे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी यूज करनी चाहिए जनरली। कोई एक्शन अगर 70% हुआ है, यानी कि 21 डेज, तो मुझे ऑफन या फ्रिक्वेंटली में से कोई एक यूज करनी चाहिए। इसलिए ऑफन और फ्रिक्वेंटली सिनोनियम कहे जा सकते हैं। 50% अगर कोई एक्शन हुआ है, यानी कि 15 डेज, तो मुझे समटाइम्स एडवर्ब फ्रिक्वेंसी यूज करनी चाहिए। ओकेजनली मुझे यूज तब करना चाहिए जब एक्शन जो है 30% हुआ हो, यानी कि 30% डेज पे हुआ हो, 30% फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंट एक्शन हो। 30 का 30% मतलब 9 डेज हुआ हो, 10% पे निकाला, यानी कि 3 दिन। अगर कोई एक्शन 30 दिनों में से केवल 3 दिन हुआ है तो मैं उसको कहूंगा सेल्डम। सेल्डम एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में उसके लिए लगाऊंगा। हार्डली एवर या रेयरली को मैं लगा सकता हूं जब कोई एक्शन 1 या 2 दिन हुआ हो। 30 महीने के सैंपल में मान लो किसी व्यक्ति को 30 दिन कहीं काम करने जाना था और वो 30 दिनों में से 1 या 2 दिन गया, तो उसकी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, उसके आने की जो फ्रीक्वेंसी हुई है, कितना फ्रीक्वेंटली वो आया, एक 1-2 दिन के हिसाब से, हार्डली एवर या रेयरली। इस सिचुएशन में मैं हार्डली एवर को या रेयरली को एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की तरह यूज करूंगा। अगर एक भी बार, यानी कि 0%, एक भी बार वो एक्शन नहीं हुआ, तो मैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी लगाता हूं नेवर। ये इनके ज्यादा एक्यूरेट मीनिंग है ग्रामरियन के हिसाब से। ठीक है, एक दो पर सब ये थ्योरेटिकली है, कोई ऐसा तो है नहीं लैब में कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है। लैंग्वेज को जो है बनाया जाता है अपने हिसाब से, सोसाइटी उसको डेवलप करती है अपने हिसाब से। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड आगे एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, काम आएगा। वापस चल लेते हैं हमारे क्लोज टेस्ट पर। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, सी यूज टू इनवाइट द पोस्टमैन फॉर ए कप ऑफ टी, ऑलवेज, रेयरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली। देखिए रेयरली तो नेगेटिव मीनिंग में ले गया, रेयरली तो नेगेटिव मीनिंग में ले जाएगा इसको, कि वो इसको बुलाती ही नहीं थी। और जबकि अगर वो उसका लेटर पढ़ रहा है, क्या लिखा हुआ है, ही रीड हर लेटर, तो अगर उसका लेटर पढ़ रहा है तो उसको तो बुलाना चाहिए। ठीक है, कप ऑफ टी के लिए, तो यहाँ पर सही मीनिंग हो जाएगा ऑलवेज। फ्रिक्वेंटली और ओकेजनली भी जो है इतने मीनिंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ऑब्जेक्टिव मीनिंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। यहां पर होना चाहिए सी ऑलवेज यूज टू इनवाइट द पोस्टमैन। ठीक है, उसको चाय के लिए बुलाती लेती थी, क्योंकि उसे लेटर खुद पढ़ना नहीं होता था, उससे पढ़वाना है, तो उससे पढ़वाना है, तो जब भी पढ़वाना है उस टाइम पर ऑलवेज लगा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए इस ऑलवेज का जो मीनिंग है वो इसकी इस एक्टिविटी से रिलेट कर रहा है। जब ये एक्टिविटी होती थी उस टाइम पर ऑलवेज ऐसा करती थी वो। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सी ऑलवेज यूज टू इनवाइट द पोस्टमैन फॉर ए कप ऑफ टी। 129 हो गया, 130 पर देख लेते हैं। सी ऑलवेज यूज टू इनवाइट द पोस्टमैन फॉर ए कप ऑफ टी, ही रीड हर लेटर्स, ऑलवेज, वाइल, समटाइम्स, ऑफन। वाइल क्यों, क्योंकि ऑलवेज एडवर्ब है, समटाइम्स भी एडवर्ब है, ऑफन भी एडवर्ब है। केवल वाइल एक ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब भी है लेकिन कंजंक्शन भी है, और हमें यहां पर चाहिए कंजंक्शन, क्योंकि आगे एक क्लोज लिखी हुई है और एक क्लोज हमारी ये रही, तो दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए हमें चाहिए कंजंक्शन, तो कंजंक्शन हो जाएगा वाइल। और वाइल जो कंजंक्शन है ये लगाया जाता है किसी ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए, ड्यूरिंग द टाइम दैट। ठीक है, किसी ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। ये हो गया आपका आज का क्लोज टेस्ट। एक बच्चे की मेरे पास जो है रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप जो ये कराते हैं यहाँ पर इतना सब कुछ, इसका, इस सॉल्यूशन का पीडीएफ बनाकर जो है आप डाल दें, टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक कर दिया था, तो उस टेलीग्राम चैनल पर डाल दें तो हमें हेल्प मिलेगी।
तो आज तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन कल से जो है मैं इस पर काम करूंगा और यहाँ पर जो भी हम किया करेंगे उसको मैं एज इट इज PDF बनाकर डाल दिया करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।